सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की फैक्चुअल सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम जिस थिंकर को डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को आप सब लोग जानते ही होंगे। अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, एक फिजिशियन थे। तो अगर अरिस्टोटल की मैं बात करूं, बहुत ही महान दार्शनिक या फिलोसोफर हुए अरिस्टोटल। उनका जन्म जो है वो स्टाइगिरा में होता है, लेकिन ज़्यादातर ज़िंदगी जो थी उनकी वो एथेंस में गुजरती है। एथेंस में वो ज़्यादातर अपनी लाइफ जो है वो गुजारते हैं। उनका जन्म जो है वो 384 बीसी में होता है और उनकी डेथ होती है 322 बीसी के अंदर। उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। क्यों उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अराउंड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी उस टाइम पे। मतलब आज से 2300 साल पहले उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासीफाई किया, उनको कंपेयर किया और उसके बाद वो इस निचोड़ के ऊपर पहुंचे कि अच्छी गवर्नमेंट कौन सी होती है। इसलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। वो एक प्रैग्मेटिक थिंकर थे। प्रैग्मेटिक थिंकर का मतलब ये है कि वो इंपीरिकल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करते थे। जैसे अगर मैं प्लेटो की बात करूं तो प्लेटो जो था वो एक आइडियलिस्ट थिंकर था, लेकिन ये जो अरिस्टोटल थे ये एक प्रैग्मेटिक थिंकर थे, मतलब प्रैक्टिकल थिंकर थे। ये इंपीरिकल अप्रोच इस्तेमाल करते थे, साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल करते थे और हवा में बातें नहीं करते थे। यूटोपियन आइडियाज नहीं थे इनके। मतलब प्लेटो की तरह प्लेटो कहता था कि आइडियल स्टेट होगी, फिलोसोफर किंग होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। वो जो हवा में बातें करता था प्लेटो, वैसी बातें अरिस्टोटल नहीं करते थे। इसलिए हम कहते हैं कि अरिस्टोटल एक प्रैग्मेटिक थिंकर थे, साइंटिफिक अप्रोच का वो इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनको हम प्रैग्मेटिक थिंकर कहते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पॉलिटी को एडवोकेट किया। मतलब कि उनके हिसाब से सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी? वो थी पॉलिटी। जैसे अगर मैं प्लेटो की बात करूं तो प्लेटो ने कहा कि एक आइडियल स्टेट होगी जहां पे फिलोसोफर किंग का रूल होगा, लेकिन अरिस्टोटल ने पॉलिटी को एडवोकेट किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटी जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटी है एक मिडिल क्लास का रूल होगा, मतलब कि मिडिल क्लास रूल करेगी पॉलिटी के अंदर। देखो, जो अरिस्टोटल थे वो किसी एक्सट्रीम के ऊपर नहीं जाना चाहते थे। एक्सट्रीम मतलब ना ही वो चाहते थे कि जो गरीब लोग हैं वो शासन करें, और ना ही वो ये चाहते थे कि रिच लोग जो हैं, अमीर लोग जो हैं वो शासन करें। उनका ये कहना था कि अगर गरीब लोग रूल करेंगे तो ये डेमोक्रेसी हो जाएगा, और अगर अमीर लोग रूल करेंगे, अगर रिच लोग रूल करेंगे तो ये हो जाएगा अरिस्टोक्रेसी, या फिर हम ओलिगार्की कह सकते हैं, या फिर अरिस्टोक्रेसी हम इसको कह सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि हम एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे, तो वो मिडिल पाथ को जो है वो चूज करते थे, या फिर जिसको हम गोल्डन मीन कहते हैं। तो उन्होंने गोल्डन मीन को अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि ना ही गरीबों का रूल अच्छा है, अगर गरीबों का रूल होगा तो क्या होगा? अमीरों की तरफ गरीब काफी ज्यादा जो है वो गुस्सा होंगे, अमीरों को जीना नहीं देंगे, और अगर अमीरों का रूल होगा तो वो गरीबों को कुचलेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास का रूल होना चाहिए, और मिडिल क्लास का रूल कहां पे होगा? पॉलिटी के अंदर होगा। इसलिए उन्होंने गोल्डन मीन को अडॉप्ट किया। देखो, ये जो अरिस्टोटल थे ना, बड़े ही रियलिस्टिक थिंकर थे, बड़े ही प्रैग्मेटिक थिंकर थे। मतलब हवा में बातें नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि पॉलिटी जो है वो सबसे बढ़िया रूल है, और पॉलिटी के अंदर मिडिल क्लास का रूल होगा। अगर तुम पोर के हाथ पावर दे देते हो, गरीबों के हाथ पावर देते हो, तो वो डेमोक्रेसी हो जाएगा, और गरीबों का हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा किसके साथ? अमीरों के साथ। अगर अमीरों का रूल होता है, अरिस्टोक्रेसी होता है या ओलिगार्की होता है, तो हमेशा ही गरीबों को जो है वो परेशान करेंगे। इसलिए मिडिल क्लास इज द बेस्ट ऑप्शन, और मिडिल क्लास के रूल को ये जो है वो बेस्ट रूल मानते थे, इसलिए इन्होंने पॉलिटी को एडवोकेट किया। उसी के साथ साथ अरिस्टोटल की एक एकेडमी थी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्लेटो की एक एकेडमी थी जिसको हम द एकेडमी के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से अरिस्टोटल की भी एक एकेडमी हुआ करती थी जिसको द ल्यूशियम के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अरिस्टोटल की एक एकेडमी हुआ करती थी जिसको द ल्यूशियम के नाम से जाना जाता है। और अरिस्टोटल जो थे वो टीचर थे किसके? अलेक्जेंडर द ग्रेट के। मतलब कि जो अलेक्जेंडर, आपने अलेक्जेंडर के बारे में सुना होगा, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था उसके टीचर हुआ करते थे अरिस्टोटल। उसी के साथ साथ अरिस्टोटल जो है वो स्टूडेंट किसके थे? प्लेटो के स्टूडेंट थे। तो प्लेटो से काफी प्रभावित थे अरिस्टोटल, प्लेटो के स्टूडेंट थे, लेकिन प्लेटो को क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है अरिस्टोटल ने प्लेटो को, अपने गुरु को क्रिटिसाइज करने का काम किया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि
वो अलेक्जेंडर के टीचर थे। उसी के साथ साथ अगर मैं प्लेटो की बात करूं और अरिस्टोटल की बात करूं तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। देखो, प्लेटो एक आइडियलिस्ट थिंकर था, मैंने आपको बताया। प्लेटो एक यूटोपियन थिंकर था, एक आइडियलिस्ट थिंकर था। लेकिन अरिस्टोटल जो है वो एक प्रैग्मेटिक थिंकर था, मतलब कि वो आइडियाज की बात नहीं करता था, वो प्रैक्टिकल रियलिटी की बात करता था, वो साइंटिफिक अप्रोच की बात करता था, वो इंपीरिकल मेथड को यूज करता था। प्लेटो जो था वो परफेक्शनिस्ट था। प्लेटो हर एक चीज को परफेक्ट देखना चाहता था, हर एक चीज के अंदर परफेक्शन चाहता था। तो प्लेटो परफेक्शनिस्ट था। लेकिन अरिस्टोटल जो था वो मॉडरेट था, वो मॉडरेट वर्जन में काम करता था। प्लेटो जो था वो एक रेडिकल था, मतलब वो सोसाइटी के अंदर रेडिकल चेंजेस लाना चाहता था। वो चाहता था कि जो एथेंस की सोसाइटी है ये पूरे तरीके से चेंज हो जाए। ही वॉज रेडिकल, ही वॉन्टेड टू चेंज द सिस्टम ऑफ एथेंस, ही वॉन्टेड टू चेंज द रूल दैट वॉज गोइंग ऑन इन एथेंस। वो चाहता था कि एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी का रूल खत्म होना चाहिए। तो वो सोसाइटी को पूरा बदलने की कोशिश करता था, इसलिए उसने रेडिकल अप्रोचेस दी है। उसने फिलोसोफर किंग की बात की, उसने आइडियल स्टेट की बात की। बट अरिस्टोटल कंजर्वेटिव था। अरिस्टोटल का ये कहना था, कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जो भी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं कंजर्वेटिव थिंकर्स। तो अरिस्टोटल का ये कहना था कि जो भी समाज के अंदर अभी चल रहा है उसको हमें कंजर्व करके रखना है। तो अरिस्टोटल जो है वो रेडिकल चेंजेस नहीं चाहता था समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इसलिए वो कंजर्वेटिव था। अब कुछ किताबें हैं अरिस्टोटल की, काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इन बुक्स को आपने रट लेना है, मतलब एकदम से रट लेना है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ पॉलिटिक्स किसने लिखी थी, बताओ फिजिक्स किसने लिखी थी, बताओ मेटाफिजिक्स किसने लिखी थी। तो इस तरीके से कुछ किताबें हैं अरिस्टोटल की। सबसे पहले आती है निकोमैकियन एथिक्स। ये जो निकोमैकियन एथिक्स है इसके अंदर अरिस्टोटल वर्चूज की बात करता है। वो कहता है कि वर्चूज क्या होती है, वर्चूज को डिफाइन करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि रूलर के पास कॉमन सेंस होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्लेटो जो है वो कहता है कि रूलर के पास नॉलेज होना चाहिए, रूलर फिलोसोफर किंग होना चाहिए। लेकिन ये अरिस्टोटल कहता है कि भाई क्या हवा में बातें कर रहे हो, फिलोसोफर किंग होने की जरूरत नहीं है, रूलर के पास एक कॉमन सेंस होनी चाहिए। उसी के साथ साथ वो कहता है कि जो कॉमन लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके पास सिविक वर्चू होनी चाहिए। सिविक वर्चू का मतलब क्या होता है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उनकी कुछ ड्यूटीज हैं स्टेट की तरफ, उसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। इन लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज क्या है, लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए स्टेट के अफेयर के अंदर। इसलिए वो कहता है कि लोगों के पास सिविक वर्चू होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो निकोमैकियन एथिक्स जो कि उसकी किताब है उसके अंदर वो वर्चूज को डिफाइन करता है, और वो कहता है कि रूलर के पास कॉमन सेंस होनी चाहिए और कॉमन पीपल के पास सिविक वर्चू होनी चाहिए। सेकेंड किताब है उसकी मेटाफिजिक्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ये जो मेटाफिजिक्स है ये फिलॉसफी के ऊपर किताब है। उसके बाद थर्ड है पॉलिटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक पॉलिटिक्स। ये तो आपको भूलना ही नहीं है। तो पॉलिटिक्स जो किताब थी उसकी, उसी के अंदर वो 158 कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करने की कोशिश करता है। उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई किया। पॉलिटिक्स जो उसकी किताब है उसने डिटेल तरीके से पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसने कंट्रीब्यूट किया है इस किताब की मदद से। उसके बाद एक किताब थी उसकी फिजिक्स, एक किताब थी उसकी रिटोरिक्स, एक किताब थी उसकी ऑन द सोल, और लास्ट में उसकी एक किताब थी यूडोमियन एथिक्स। तो ये कुछ किताबें हैं उसकी, निकोमैकियन एथिक्स, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, रिटोरिक्स, ऑन द सोल और यूडोमियन एथिक्स, जो आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है। मैंने आपको बताया था कि अरिस्टोटल एक कंजर्वेटिव थिंकर था, मतलब कि जो भी सोसाइटी के अंदर अगर कोई एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, अगर सोसाइटी के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है तो वो चाहता था कि वो इंस्टीट्यूशन वैसे ही काम करे, मतलब कंजर्वेटिव था, उसको प्रिजर्व करना चाहता था। कैसे, मैं बताता हूं। उसने अपनी थियरी ऑफ सिटीजनशिप दी। उसने कहा कि उसने सिटीजनशिप को डिफाइन करने की कोशिश की। सबसे पहले तो उसने कहा कि सिटीजनशिप उनको मिलेगी जो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे स्टेट के अफेयर्स में, मतलब स्टेट के जितने कामकाज होते हैं उनमें जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी। मतलब कि आपने देखा होगा ना कि जो स्टेट के कामकाज हैं, डिसीजंस लेने हैं, ये सब, तो जो स्टेट के अफेयर्स हैं उसमें जो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा उसको सिटीजनशिप मिलेगी। उसके बाद अरिस्टोटल ने कुछ लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी, मतलब कि कुछ लोगों को उसने एक्सक्लूड कर दिया अपनी थियरी ऑफ सिटीजनशिप से। किन लोगों को उसने एक्सक्लूड किया? उसने महिलाओं को सिटीजनशिप नहीं दी। उसने कहा कि भाई महिलाओं के पास टाइम ही कहां है स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि सिटीजनशिप तो उसको मिलेगी ना जो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेगा, बट महिलाओं के पास टाइम ही नहीं है कि वो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उनको घर के कामकाज भी तो करने हैं, उनको बच्चों की देखरेख भी तो करनी है, उनको घर के हाउस होल्ड कोर्स भी तो करने हैं, हाउस होल्ड जो वर्क्स हैं वो भी तो करने हैं वुमेन्स को, इसलिए वुमेन्स के पास कोई सिटीजनशिप नहीं होगी। सेकेंडली उसने कहा कि स्लेव्स के पास कोई सिटीजनशिप नहीं होगी।
स्लेव्स के पास कोई सिटीजनशिप नहीं होगी, क्योंकि उसका यह कहना था कि स्लेव के पास तर्क नहीं होता है, रीजन नहीं होता है स्लेव के पास, स्लेव समझ नहीं सकता है चीजों को, स्लेव के पास लॉजिक नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है स्लेव के पास। उसी के साथ साथ उसने स्लेवरी के ऊपर अपनी थियरी भी दी है, उसने स्लेवरी को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो उसने स्लेवरी को जस्टिफाई किया है इसीलिए क्योंकि स्लेवरी वहां पे एक एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन था, उसने उसको प्रिजर्व करने की बात की, दैट्स व्हाई ही इज कंजर्वेटिव थिंकर। तो उसने कहा कि स्लेव्स के पास कोई रीजन नहीं है, इसलिए उनके पास सिटीजनशिप नहीं होगी। उसी के साथ साथ क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं या फिर स्टेट के अफेयर्स में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास रीजन नहीं है। उसके बाद जो ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके पास भी सिटीजनशिप नहीं होगी, क्योंकि अरिस्टोटल का ये कहना था कि जो ओल्ड पीपल हैं उनकी फिजिकल कंडीशंस जो है वो बड़ी फ्रेजाइल होती हैं, बड़ी नाजुक होती हैं। उसके बाद उसने बच्चों को कोई सिटीजनशिप नहीं दी। बच्चों को क्यों नहीं दी उसने सिटीजनशिप? तो उसने कहा कि बच्चों के अंदर मैच्योरिटी ही नहीं होती है, तो वो क्या स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से उसने अपनी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप दी और 4 लोगों को, वुमेन्स को, स्लेव्स को, ओल्ड को और जो ओल्ड पीपल हैं और जो चिल्ड्रन हैं उनको उसने एक्सक्लूड कर दिया अपनी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप से। तो उसने यूनिवर्सल थ्योरी नहीं दी सिटीजनशिप की, बल्कि उसने लिमिटेड सिटीजनशिप दी। तो ये आपको याद रखना है कि जो अरिस्टोटल की सिटीजनशिप थी वो क्या थी? लिमिटेड थी, मतलब कि कुछ ही लोगों को दी गई थी। उसके बाद आइए अब बात करते हैं अरिस्टोटल की थियरी ऑफ स्टेट के बारे में, मतलब कि अरिस्टोटल का स्टेट के बारे में क्या कहना था। देखो, सबसे पहले अरिस्टोटल ने यह कहा कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर है, मतलब कि उसने स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। जैसे अगर मैं लिबरल डेमोक्रेसीज की बात करूं, या फिर मैं नेगेटिव जो लिबरल थिंकर्स होते हैं या फिर जो लिबर्टेरियन थिंकर्स होते हैं, वो इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू स्टेट। बट ये जो अरिस्टोटल था उसने स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। उसने कहा स्टेट जो है प्रायर है इंडिविजुअल से। उसी के साथ साथ अरिस्टोटल ने ये कहा कि मैन जो है ना, इंसान जो है वो पॉलिटिकल है बाय नेचर। पॉलिटिकल बाय नेचर का मतलब क्या है कि इंसान आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, इंसान की कई सारी नीड्स हैं, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसको एक साथ सोसाइटी में रहना पड़ता है। इसलिए इंसान पॉलिटिकल है बाय नेचर, मतलब बाय नेचर ही इंसान पॉलिटिकल है, उसको स्टेट चाहिए ही होगी। क्यों? क्योंकि इंसान आइसोलेशन में नहीं रह सकता है। अगर अपनी मैं बात करूं तो मेरी कई सारी नीड्स हैं, मुझे कपड़े चाहिए, ये कपड़े मेरे लिए और कोई बनाएगा, मुझे खाना खाना है, वो खाना मेरे लिए और कोई पैदा करेगा, मतलब गेहूं कोई और उगाएगा, चावल कोई और उगाएगा। उसी के साथ साथ मुझे हेयर कट करवाना पड़ता है, मुझे नाई के पास जाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ मुझे साबुन चाहिए, मुझे फेस वॉश चाहिए, वो मैं कहीं और शॉप से खरीदूंगा, कोई और उसको बनाएगा। मुझे बुक्स चाहिए, वो बुक्स किसी और के द्वारा लिखी जाएंगी या फिर पब्लिश की जाएंगी। इसलिए टू फुलफिल माई नीड्स मुझे बाकी लोगों की अकंपनी चाहिए, मुझे बाकी लोगों की हेल्प चाहिए। इसलिए इंसान नेचर से ही पॉलिटिकल है। इसलिए अगर इंसान बाय नेचर ही पॉलिटिकल है, इसलिए उसको स्टेट चाहिए। वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज ईदर अ बीस्ट और अ गॉड। वो कहता है कि अगर कोई इंसान बिना स्टेट के रह लेता है, अगर कोई इंसान बिना स्टेट के रह रहा है, या तो वो बीस्ट है, या तो वो भूत है, या फिर वो भगवान है। तो उसका ये कहना था कि स्टेट तो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेट इज नेसेसरी, और जो बिना स्टेट के रह रहा है तो वो तो भगवान है या फिर बीस्ट है। उसने कहा कि स्टेट इज हायर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, उन सब के ऊपर आती है स्टेट। स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज व्हाट अरिस्टोटल हैज सेड। ही सेड स्टेट इज वेरी नेसेसरी, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट काफी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। इस तरीके से उसने स्टेट के बारे में बात की। उसके बाद उसने थियरी ऑफ स्लेवरी दी, मतलब स्लेवरी के बारे में उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे। देखो, स्लेवरी क्या होती है? स्लेवरी होती है गुलामी, मतलब कि मैंने एक गुलाम रखा हुआ है अपना, वो गुलाम जो उसको मैं कहता हूं वो पूरा दिन मेरे खेतों में काम करता है, जो मैं उसको कहता हूं वो वैसा ही करता है, एक ब्लाइंड ओबीडियंट है वो, मतलब उसको मेरी बात माननी ही होती है। तो स्लेवरी होती है गुलामी। तो जो स्लेवरी का कंसेप्ट था एथेंस में, एंशिएंट टाइम्स में काफी स्लेवरी हुआ करती थी, मतलब कि स्लेवरी तो काफी इंपॉर्टेंट थी वहां पे, क्योंकि स्लेवरी से ही पूरा समाज वहां पे चलता था। जो मास्टर होता था वो बैठ के सोचता था, मतलब ऐश करता था, और स्लेव्स जो होते थे, जो गुलाम होते थे, वो उसके लिए उसकी जो मटीरियलिस्टिक नीड्स होती थी उनको फुलफिल करने का काम करते थे। उसके लिए खाना बनाते थे, उसके लिए खाना तैयार करते थे, सारा जो मैनुअल वर्क था वो करते थे। और जो मास्टर होता था वो बैठ के कुर्सी पे बैठ के सोचता था, सिर्फ मेंटल वर्क होता था उसका, इंटेलेक्चुअल वर्क होता था उसका। सो ही हैज जस्टिफाइड थ्योरी ऑफ स्लेवरी। उसने कहा स्लेवरी इज नेचुरल एज वेल एज डिजायरेबल। उसने कहा स्लेवरी एक तो नेचुरल है, दूसरा डिजायरेबल भी है, हमें स्लेवरी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि
अरिस्टोटल एक कंजर्वेटिव थिंकर था क्योंकि उसने स्लेवरी को जस्टिफाई किया। देखो, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल दो टाइप के स्लेव्स होते हैं। एक स्लेव्स होते हैं बाय नेचर, मतलब बाय नेचर ही वो स्लेव हैं, और एक स्लेव्स होते हैं जिनको तुमने खुद स्लेव बनाया है। मतलब फॉर एग्जांपल, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, और इंडिया ने जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो वहां से काफी सारे लोगों को अपनी प्रिजन के अंदर डाल दिया, मतलब अपनी जेलों के अंदर डाल दिया और उनको स्लेव बना दिया। अब उनसे काम करवाया जाता है। लेकिन अरिस्टोटल यहां पे उन स्लेव्स की बात नहीं करता है। अरिस्टोटल यहां पे उन स्लेव्स की बात नहीं कर रहा है जिनको गुलाम बनाया गया है। अरिस्टोटल यहां पे नेचुरल स्लेव्स की बात कर रहा है। अरिस्टोटल का यह कहना है कि बाय नेचर दो तरह के मेंस होते हैं। दो तरह के मेंस कैसे होते हैं? एक तो मेंटली स्ट्रांग, मतलब कि नेचर के अकॉर्डिंगली ही बाय नेचर ही दो तरह के इंसान पैदा होते हैं। एक हो गए मेंटली स्ट्रांग, जिनका दिमाग काफी स्ट्रांग है, जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, और एक हो गए फिजिकली स्ट्रांग, जो फिजिकली हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन दिमाग की बुद्धि शुद्धि नहीं होती उनमें इंटेलेक्ट नहीं होता। तो उसने कहा कि जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो मास्टर होंगे, वो सोचने का काम करेंगे, वो इंटेलेक्चुअल वर्क करेंगे, और जो फिजिकली स्ट्रांग होंगे वो स्लेव्स होंगे। जो फिजिकली स्ट्रांग हैं, जिनके अंदर दिमाग नहीं है या फिर दिमाग जिनका काम नहीं करता है, वो मैनुअल वर्क करेंगे, वो स्लेव्स होंगे। और जो मेंटल वर्क करेगा, जो इंटेलेक्चुअल काम करेगा, जो मास्टर होगा, उसकी जितनी भी फिजिकल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने का काम ये स्लेव्स करेंगे, ये जो फिजिकली स्ट्रांग हैं। तो यहां पे वो बाय नेचर जो स्लेव्स है ना, जो बाय नेचर फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन दिमाग नहीं है, जो इग्नोरेंट है, जिनमें बुद्धि नहीं है, उनकी बात कर रहा है। यहां पे वो उन स्लेव्स की बात नहीं कर रहा है जो स्लेव्स किसी मतलब कि तुमने गुलाम किसी देश के ऊपर अटैक करके तुमने प्रिजन में डाल दिया उनको और फिर गुलाम बना दिया। तो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ मेंस बाय नेचर। ही सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंस बाय नेचर। फर्स्ट, mentally strong. Those who are mentally strong, they will be master, and those who are physically strong, they will be slaves. And these people who are physically strong, they are slaves, and they will be doing all manual work. And जितनी भी आपके मास्टर की नीड्स हैं उनको फुलफिल करने का काम जो है ये स्लेव करेंगे। उसने ये भी कहा, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया भाई इस थियरी के लिए, मतलब जिस तरीके से उसने स्लेवरी को जस्टिफाई किया ना, उसको काफी क्रिटिसाइज किया। फिर उसने ये कहा कि अगर जो स्लेव है, अगर वो अपनी मास्टर की कंपनी में, क्योंकि स्लेव मास्टर के साथ रहेगा, तो अगर वो अपने मास्टर से सीख कर उसकी कंपनी में अगर रीजन डेवलप कर देता है, अगर बुद्धि डेवलप कर देता है, अगर तर्क, लॉजिक, अकल डेवलप कर देता है, तो वो उसको फ्री भी किया जा सकता है उसके मास्टर के द्वारा। उसी के साथ साथ उसने कहा कि जो स्लेव्स होंगे उनको हमें बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करना है, उनके लिए ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए, तो बुरे तरीके से उनको ट्रीट नहीं करना है। और इसी चीज को लेके ये जो उसने स्लेवरी का कंसेप्ट दिया, उसने जिस तरीके से स्लेवरी को जस्टिफाई किया, इमैनुअल कांट एक थिंकर हुए, एक फिलोसोफर हुए, उन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको? अरिस्टोटल को, उसकी थियरी ऑफ स्लेवरी के लिए। इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि ईच मैन इज एंड इन इटसेल्फ, नो वन ऑट टू ट्रीट अदर पर्सन एज अ मीन्स टू एन एंड। उन्होंने कहा कि हर एक इंसान अपने आप में एंड होता है, और तुम कोई नहीं होते हो किसी इंसान को जो है मतलब कि इस तरीके से ट्रीट करने वाले, तुम कोई नहीं होते हो किसी इंसान को एक कैटेगराइजेशन करने वाले के ये जो होगा वो स्लेव होगा, ये जो होगा वो मास्टर होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं दैट ही हैज जस्टिफाइड स्लेवरी। उसके बाद वो थियरी ऑफ प्रॉपर्टी देता है। देखो, अरिस्टोटल जो था वो प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जस्टिफाई करता है। अरिस्टोटल, जैसे अगर मैं प्लेटो की बात करूं तो प्लेटो ने क्या किया? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी किसके पास? गॉर्जियन क्लास के पास। ना ही फिलोसोफर किंग के पास होगी, ना ही सोल्जर्स के पास होगी। इन दोनों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या होता है? करप्शन होती है। अगर किंग जो है, अगर उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगर उसको अधिकार मिल जाएगा तो वो करप्शन करेगा, वो प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना चाहेगा अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने पड़पोतों के लिए। सो प्लेटो ने प्रॉपर्टी को निग्लेक्ट किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर दिया। बट जो अरिस्टोटल था उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि यार प्रॉपर्टी जो है वो सोर्स ऑफ अचीवमेंट है, प्रॉपर्टी एक सेंस ऑफ मोटिवेशन है। जब तुम प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हो तो तुम्हें एक मोटिवेशन की सेंस आती है। तुम अगर 10,000 रुपए कमाते हो तो तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आती है, तुम फिर 20,000 कमाना चाहते हो, फिर तुम 50,000 कमाना चाहते हो, ये एक तरह की मोटिवेशन है। तो उसने
प्रॉपर्टी को 3 तरीकों से डिवाइड किया। उसने कहा कि 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, मतलब 3 तरीके से उसने प्रॉपर्टी को क्लासिफाई किया। उसने कहा एक होगी कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज, मतलब सभी की ओनरशिप है, सभी का यूज होगा उसके ऊपर। ये तो कम्युनिज्म का कंसेप्ट हो गया, इसको उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज वाला कंसेप्ट यहां पे नहीं चलेगा, मतलब कम्युनिज्म वाला कंसेप्ट यहां पे नहीं चलेगा कि सभी की प्रॉपर्टी है, साझी प्रॉपर्टी है और सारे लोग यूज करेंगे। फिर दूसरी होती है कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज, मतलब सभी की ओनरशिप होगी और इंडिविजुअल का यूज होगा, इसको भी उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर आती है इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज, मतलब कि एक इंडिविजुअल की ओनरशिप होगी और कॉमन यूज होगा, इसको उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि ये जो है एक्सेप्टेड है। उसने कहा कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी होगी, एक इंडिविजुअल की होगी। मेहनत कौन करेगा, एक इंडिविजुअल करेगा, मतलब कि एक प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर सकता है इंडिविजुअल, उसके ऊपर मेहनत कर सकता है, लेकिन उसका कॉमन यूज भी होगा। कॉमन यूज किस तरीके से होगा, कॉमन यूज का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब यह है कि जितनी भी प्रॉपर्टी तुमने इकट्ठी की है, जितने भी पैसे तुमने कमाए हैं, वो सभी में बांट दिए जाएंगे? इज दिस कॉमन यूज? नो, इट्स नॉट कॉमन यूज। ही सेड कि कॉमन यूज का मतलब यह है कि तुम टैक्स दोगे। क्या दोगे तुम टैक्स दोगे सरकार को, राइट? तुम जो है वो गरीब लोग बाकी जो है उनके लिए आप टैक्स दोगे ताकि उनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज बनाई जा सकें, वेलफेयर पॉलिसीज बनाई जा सकें। तो इस तरीके से अरिस्टोटल ने क्या कहा कि इंडिविजुअल ओनरशिप होनी चाहिए और कॉमन यूज होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी की इंडिविजुअल ओनरशिप होनी चाहिए, मतलब एक इंसान प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, और कॉमन यूज होना चाहिए। लेकिन कॉमन यूज से आप परेशान इस तरीके से ना हो जाना कि कॉमन यूज का मतलब क्या है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को सब लोग बांटेंगे। नो, तुम्हारी प्रॉपर्टी को सब लोग नहीं बांटेंगे, बल्कि जो इंडिविजुअल है वो कॉमन यूज के लिए कुछ टैक्सेस देगा ताकि बाकी लोगों की भी वेलफेयर की जा सके। सो दिस इज हाउ ही हैज गिवन हिज थियरी ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद हम बात करते हैं अरिस्टोटल की थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरिस्टोटल की थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि अरिस्टोटल यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि कभी कॉन्स्टिट्यूशन कभी गवर्नमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट को वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। उनके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब थियरी ऑफ गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं। उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालाइज किया। उसकी एक किताब थी द पॉलिटिक्स, मैंने आपको बताया। उसके अंदर वो अपने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालाइज करता है। सो आफ्टर एनालाइजिंग 158 कॉन्स्टिट्यूशंस, उसने क्या किया, गवर्नमेंट्स का क्लासिफिकेशन दिया। तो अरिस्टोटल ने गवर्नमेंट्स का क्लासिफिकेशन दिया। उसके अकॉर्डिंगली वो एक क्लासिफिकेशन देता है गवर्नमेंट का। वो कहता है कि मतलब सबसे पहले वो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रूलर्स एक आइडियल फॉर्म होगी और उस आइडियल फॉर्म की एक परवर्टेड फॉर्म होगी। मतलब कि सबसे पहले वो कहता है कि अगर एक रूलर होता है, अगर एक रूलर होगा, मतलब एक अगर रूलर रूल कर रहा होगा तो उसको मोनार्की कहा जाएगा। और ये जो मोनार्की है ये एक आइडियल फॉर्म है और इसकी परवर्टेड फॉर्म क्या है, टायरानी है, राइट? तो वो ये कहता है कि अगर एक रूलर रूल कर रहा है तो मोनार्की जो है आइडियल फॉर्म है, और अगर मोनार्की की परवर्टेड फॉर्म क्या है, अगर मोनार्की जो है वो परवर्ड हो जाती है, अगर मतलब कि डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो वो टायरेनी में कन्वर्ट हो जाएगी। टायरेनी मतलब ओप्रेसिव तरीके से रूल किया जा रहा है, टोटलिटेरियनिज्म है, लोगों के ऊपर जो है ओप्रेसिव तरीके से, एक्सप्लॉइटेटिव तरीके से लोगों के ऊपर रूल किया जा रहा है। लेकिन इसकी आइडियल फॉर्म क्या होगी, मोनार्की होगी। मोनार्की के अंदर सब बढ़िया होगा। लेकिन अगर ये परवर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, टायरेनी में कन्वर्ट हो जाती है, सो इट मींस क्या होगा, ओप्रेशन होगा, ओप्रेसिव तरीके से रूल किया जाएगा। उसके बाद अगर रूलर्स फ्यू हैं, मतलब अगर 2-4 थोड़े से अगर रूलर्स हैं, तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहा जाएगा। इट मींस अरिस्टोक्रेसी इज द रूल ऑफ फ्यू। अरिस्टोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म होगी, लेकिन अगर अरिस्टोक्रेसी परवर्ट हो जाती है तो ये ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाएगी। ओलिगार्की के अंदर कुछ लोगों का रूल होगा, कुछ अमीर लोगों का रूल होगा, और वो गरीब लोगों को पूरे समाज के अंदर जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे। सो बेसिकली अगर कुछ रूलर्स हैं, अगर फ्यू रूलर्स हैं, तो अरिस्टोक्रेसी आइडियल फॉर्म होगी, इसकी परवर्टेड फॉर्म होगी ओलिगार्की। उसके बाद अगर बहुत सारे रूलर्स हैं, मैनी रूलर्स हैं, तो इसको पॉलिटी कहा जाएगा। पॉलिटी जो है आइडियल फॉर्म होगी और इसकी परवर्टेड फॉर्म होगी डेमोक्रेसी। याद रखना, डेमोक्रेसी को उसने परवर्टेड फॉर्म कहा है, डेमोक्रेसी को उसने परवर्टेड फॉर्म कहा है। डेमोक्रेसी की आइडियल फॉर्म जो है वो पॉलिटी है। तो उसने कहा है कि पॉलिटी की परवर्टेड फॉर्म डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर गरीबों का शासन आ जाएगा, गरीब रूल करने लग पड़ेंगे, और जब गरीब रूल करने लग पड़ेंगे तो अमीरों के खिलाफ उनका कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अमीरों के खिलाफ
खिलाफ उनकी ज्यादतियां स्टार्ट हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ ही हैज डिफाइंड, ही हैज क्लासिफाइड गवर्नमेंट्स। उसने कहा अगर एक रूलर है तो मोनार्की होगी, परवर्टर फॉर्म टायरनी होगी, अगर कुछ रूलर्स हैं अरिस्टोक्रेसी होगी, परवर्टर फॉर्म ओलिगार्की होगी, अगर मैनी रूलर्स हैं तो पॉलिटी होगी, पॉलिटी आइडल फॉर्म होगी, और डेमोक्रेसी जो है वो उसकी परवर्टर फॉर्म होगी। देखो वो सपोर्ट करता था किसकी, वो मोनार्की की भी सपोर्ट करता था, लेकिन उसको पता था कि मोनार्की जो है वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल गवर्नमेंट नहीं है। उसने सबसे पहले मोनार्की की ही सपोर्ट की है, उसके अकॉर्डिंगली मोनार्की ही आइडियल फॉर्म है, मोनार्की सबसे बढ़िया है, मतलब इन तीनों के अंदर मोनार्की सबसे बढ़िया है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब इसको एथेंस में प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने कहा कि पॉलिटी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, पॉलिटी को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉलिटी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल गवर्नमेंट है, इसलिए पॉलिटी बढ़िया है। और पॉलिटी के अंदर क्या, पॉलिटी क्यों बढ़िया है, क्योंकि पॉलिटी के अंदर क्या होगा, मिडिल क्लास का रूल होगा सबसे पहले, क्योंकि एक्सट्रीम नहीं होगा, ना ही गरीबों का शासन ना ही अमीरों का शासन, मिडिल क्लास का शासन होगा। गोल्डन मीन है, मिडिल पाथ है, मिडिल क्लास का शासन है। उसी के साथ साथ यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, मतलब कानून का राज होगा, जंगल राज नहीं होगा, कानून का राज होगा। तो इसलिए वो पॉलिटी को सपोर्ट करता है, वो कहता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिकेबल गवर्नमेंट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रूल होगा किसका, मिडिल क्लास का, और एक गोल्डन मीन है, राइट, और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा। उसी के साथ साथ वो टायरेनी को फर्स्ट वास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है, मतलब फर्स्ट वास्ट कहता है इसको, फर्स्ट वास्ट। डेमोक्रेसी को सेकंड नंबर पे वो वास्ट कहता है, और थर्ड नंबर पे उसको वो कहता है ओलिगार्की को वास्ट। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ टायरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, इनमें से सबसे ज्यादा वॉस्ट कौन थी अरिस्टोटल के हिसाब से, तो टायरेनी सबसे ज्यादा वॉस्ट थी, दूसरे नंबर पे डेमोक्रेसी वॉस्ट थी, और तीसरे नंबर पे ओलिगार्की वॉस्ट थी। और पॉलिटी को वो जो है वो रिकमेंड करता है, वो कहता है कि पॉलिटी क्या है, बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, और मोनार्की को वो सपोर्ट करता था। अकॉर्डिंगली वो कहता था कि मोनार्की जो है वो एक आइडियल फॉर्म है, लेकिन इसको हम नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद उसकी है थियरी ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस के बारे में उसका क्या कहना था, तो आपने फेमस स्टेटमेंट सुनी होगी ना, इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल हैज सेड दैट इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जो इक्वल्स है उनको इक्वली ट्रीट करना है, जो अनइक्वल्स है उनको अनइक्वली ट्रीट करना है। व्हाट डज इट्स मीन, जो भी लोग समाज के अंदर इक्वल हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है, मतलब जो अमीर हैं उनको एक तरीके से जो है क्या करना है, ट्रीट करना है, अमीरों को एक तरीके से ट्रीट करना है, गरीबों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। मतलब गरीबों के लिए तुम्हें पॉलिसीज लानी है, उनको अपलिफ्ट करना है, उनको उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन को तुमने लाना है, तो बेसिकली उनको रिजर्वेशन देनी है, उनके लिए पॉलिसीज लानी है। तो उसका ये कहना था कि जो इक्वली है, मतलब जो एक समान खड़े हैं ना, उनको एक समान ट्रीट करो तुम। जो सब अमीर हैं उनको एक समान ट्रीट करो ना तुम। अमीरों को तुम्हें ज्यादा बेनिफिट्स देने की क्या जरूरत है, उनको एक समान ट्रीट करो। लेकिन जो नीचे रह गए हैं, कोई इधर है, कोई उसके नीचे है, कोई उसके नीचे है, उनको तो तुम्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा ना, ताकि उनको भी ऊपर लाया जाए, राइट। तो इस तरीके से उसने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है। वो दो डायमेंशंस ऑफ जस्टिस डिस्कस करता है। ही हैज डिस्कस टू डायमेंशंस ऑफ जस्टिस इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। वो कहता है एक रेक्टिफिकेटरी जस्टिस को वो डिस्कस करता है, एक वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को डिस्कस करता है। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो वो एक करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को डिस्कस, एक करता है वो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस को डिस्कस। रेक्टिफिकेटरी जस्टिस का मतलब क्या है, पेनाल्टी इन प्रोपोर्शन टू हार्म डन। जितना तुमने नुकसान किया है उस हिसाब से तुम्हें सजा मिलेगी। मतलब जितना तुमने हार्म पहुंचाया है, जितना तुमने नुकसान किया है, जितना तुमने जुर्म किया है, उस हिसाब से तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और ये किसके द्वारा दी जाएगी, कोर्ट्स के द्वारा दिया जाएगा। तो बेसिकली ये कोर्ट का काम है कि तुमने जितना हार्म किया है, जितना क्राइम किया है, उस हिसाब से तुम्हें पेनाल्टी दी जाएगी। सेकेंडली वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर वो कहता है रिवार्ड्स इन प्रोपोर्शन टू कंट्रीब्यूशन। जितना तुमने कंट्रीब्यूशन किया है, जितनी तुमने मेहनत की है, जितनी तुमने सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, उस हिसाब से तुम्हें रिवार्ड्स दिए जाएंगे। उसके बाद वो कहता है वन हु वर्क मोर विल गेट मोर। जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा हासिल करेगा, सिंपल। वो कहता है जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। सो इसी हिसाब से वो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट जस्टिस की भी बात कर रहा है। व्हाट डज इट्स मीन बाय प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब ये होता है कि जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उतना तुम्हें मिल रहा है, जितना तुम क्राइम कर रहे हो उतनी तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है। तो ये प्रोपोर्शनेट जस्टिस है। सो उसने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की भी बात की है। उसने कहा कि जितना तुम काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना तुम्हें मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसने ये भी कहा अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। व्हाट डज इट्स मीन, कि जो लोग पीछे रह गए हैं समाज के अंदर, उनको भी हमें अपलिफ्ट करना है, उनको हमें अनइक्वल तरीके से ट्रीट करना है। दिस इज हाउ ही हैज गेव हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस।
उसके बाद डिस्कस करते हैं अरिस्टोटल की थियोरी ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब कि अरिस्टोटल की रेवोल्यूशन के बारे में एक थियोरी आती है। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। अरिस्टोटल का ये कहना था कि हर जगह पे ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो असमानताएं हैं, यही एक कारण है रेवोल्यूशन का। लेकिन रेवोल्यूशन का मीनिंग उनके लिए बहुत अलग था। ऐसे रेवोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है? अगर तुम डिक्शनरी के अंदर खोलोगे तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है सडन चेंज, वायलेंट चेंज, रेडिकल चेंज। मतलब कि पूरे तरीके से चेंज एक सोसाइटी के अंदर, पूरे तरीके से चेंज, वायलेंट चेंज, रेडिकल चेंज, सडन चेंज। बट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल रेवोल्यूशन जो है वो एक स्लाइटेस्ट चेंज भी रेवोल्यूशन होगा। मतलब एक छोटी सी चेंज, एक स्लाइटेस्ट चेंज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है, अगर गवर्नमेंट के अंदर होती है, अगर स्टेट के अंदर होती है, तो वो रेवोल्यूशन है। तो सबसे पहले अरिस्टोटल के लिए रेवोल्यूशन का मीनिंग ही बहुत अलग है। ऐसे रेवोल्यूशन कहा जाता है कि पूरे तरीके से चेंज हो जाए, सडन चेंज हो जाए, वायलेंट चेंज हो जाए, सिस्टम के अंदर चेंज हो जाए, तो उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे अगर कार्ल मार्क्स की मैं बात करूं, वो कहता है वायलेंट रेवोल्यूशन, अमीरों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, उनको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, वायलेंट रेवोल्यूशन होगा और पूरे सिस्टम का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। दैट इज रेवोल्यूशन फॉर कार्ल मार्क्स। बट फॉर अरिस्टोटल रेवोल्यूशन मीन्स स्लाइटेस्ट चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक छोटी सी माइनर चेंज होती है, स्लाइटेस्ट चेंज होती है। गवर्नमेंट के अंदर अगर स्लाइटेस्ट चेंज होती है, सिस्टम के अंदर अगर स्लाइटेस्ट चेंज होती है, तो वो रेवोल्यूशन है। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के रेवोल्यूशन होता क्यों है भाई? क्योंकि इनइक्वालिटीज़ हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज़ चल रही हैं, क्योंकि जहाँ पे मोनार्की है वहाँ पे फैमिली कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, वहाँ पे गद्दी पे कौन बैठेगा उसके लिए कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, लोगों के अंदर विश्वास नहीं रहा है अपनी स्टेट के लिए, इसलिए वहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहा है। तो इस तरीके से वो रेवोल्यूशन के बारे में अपनी थियरी देते हैं। उसके बाद थियरी ऑफ लॉ। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल लॉ इज अ रीजन विदाउट पैशन। यहां पे वो लॉ का सपोर्ट करता है, वो रूल ऑफ लॉ का सपोर्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटी के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, तो बेसिकली वो लॉ का सपोर्ट करता है। वो कहता है कि लॉ इज कलेक्टिव विजडम। लॉ जो है वो कलेक्टिव विजडम है, मतलब कि सारे लोगों की जो विजडम है उसको मिला के एक लॉ बनता है। कानून हम कैसे बनाते हैं? सारे लोग बैठते हैं कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के अगर हम नियम बनाएंगे, अगर हम ट्रैफिक पुलिस का कानून बनाएंगे कि हर किसी को 120 की स्पीड के नीचे गाड़ी चलानी है, तो वो कलेक्टिव विजडम है ना। सारे लोगों ने सोच के ये फैसला लिया है ताकि सारे लोगों का भला होगा इससे। सो ये कलेक्टिव विजडम है। रूल इन कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल। वो कहता है कि रूल जो है वो लोगों के इंटरेस्ट में होना चाहिए और विलिंग सब्जेक्ट शुड बी रूल्ड बाय कंसेंट एंड नॉट बाय फोर्सेस। वो कहता है कि सब्जेक्ट्स जो हैं, लोग जो हैं, उनको कंसेंट के साथ उन्हें रूल करना है, फोर्स के साथ रूल नहीं करना है। तो इस तरीके से वो थ्योरी ऑफ लॉ देता है। उसी के साथ साथ अगर मैं ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, स्टेट कैसे उभर करके आई भाई? जो सोशल कॉन्ट्रैक्शन थिंकर्स हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्टिस्ट थिंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल रूसो, लॉक, हॉब्स, उनका ये कहना था कि सारे लोग आपस में बैठे और उन्होंने कहा कि हमें स्टेट बनानी चाहिए। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि उन लोगों की जो लाइफ थी वो थ्रेटन थी स्टेट ऑफ नेचर में, मतलब कि उनकी लाइफ को खतरा था, उनकी प्रॉपर्टी को खतरा था, कोई किसी की प्रॉपर्टी छीन रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें स्टेट बनानी है और ये जो स्टेट है ये लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो रिस्टोर करने का काम करेगी, लोगों की प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखेगी, लोगों को राइट्स देगी, इसलिए स्टेट बनी। लेकिन अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली स्टेट का ओरिजिन जो है वो एक हिस्टोरिकल ओरिजिन है या एक इवोल्यूशनरी ओरिजिन है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल जो स्टेट है वो हिस्टोरिकली धीरे धीरे इवॉल्व होके आई, वो एवोल्यूशनरी मतलब एवोल्यूशन हुआ है उसका, धीरे धीरे स्टेट जो है वो इमर्ज होके आई है। उसी के साथ साथ स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिली एंड रिलीजन्स। उसने कहा कि स्टेट जो है वो फैमिलीज का यूनियन है, मतलब फैमिलीज को मिला के गांव बनता है, गांव को मिला के एक स्टेट बनती है। तो ही सेड दैट स्टेट इज द यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड रिलीजन। उसने कहा कि फैमिलीज को बना के एक विलेज बनता है, फैमिलीज को बना के विलेज बनता है, विलेज को बना के अलग अलग विलेजेस को बना के स्टेट बनती है। अरिस्टोटल इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट। प्रोफेसर फॉस्टर की ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि अरिस्टोटल जो था वो एक ग्रेटेस्ट था ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट, मतलब जितने भी प्लेटोनिस्ट हुए उनमें से सबसे बड़ा कौन था? प्लेटोनिस्ट, वो था अरिस्टोटल। लेकिन अरिस्टोटल ने खूब क्रिटिसाइज किया किसको? प्लेटो को, अपने टीचर को। उसने कहा क्यों किया क्रिटिसाइज? अरिस्टोटल ने इसलिए क्रिटिसाइज नहीं किया मतलब कि वो उसके साथ जिद करता था या फिर उसके साथ वो आपसी रंजिश निकालना चाहता था। नो, वो क्योंकि प्लेटो का बाकी लोग भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे तो वो नहीं चाहता था कि उसके मास्टर का कोई क्रिटिसिज्म करे, इसलिए उसने प्लेटो को मॉडरेट करने की कोशिश की है।
तो अरिस्टोटल जो है वो ग्रेटेस्ट है ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट, ये प्रोफेसर फॉस्टर ने कहा है। रूलर डज नॉट नीड टू बी वाइज इन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज रादर टू बी वर्ल्डली वाइज। कितनी बेहतर स्टेटमेंट है अरिस्टोटल ने दी है। अरिस्टोटल ने कहा कि रूलर डज नॉट नीड टू बी वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज रादर ही नीड टू बी वाइज इन द वर्ल्ड, सॉरी, रादर ही नीड टू बी वाइज, रादर ही नीड टू बी वर्ल्डली वाइज। उसने कहा कि रूलर को आइडियाज की वर्ल्ड में वाइज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको दुनिया में वाइज होने की जरूरत है। मतलब कि दुनिया के अंदर उसको कॉमन सेंस होनी चाहिए, राइट। तो उसने जैसे कॉमन सेंस कहा था ना कि रूलर के पास कॉमन सेंस होनी चाहिए, इस तरीके से अरिस्टोटल ये कहता है कि भाई जैसे तुम, वो बेसिकली प्लेटो को क्रिटिसाइज कर रहा है। प्लेटो कहता है ना कि रूलर शुड बी वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, रूलर के पास आइडियाज के अंदर वो वाइज होना चाहिए, वो फिलोसोफर होना चाहिए, वो। तो यहाँ पे वो क्रिटिसाइज कर रहा है प्लेटो को। वो कहता है कि रूलर को वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में वाइज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि रूलर को वर्ल्डली वाइज होने की जरूरत है। मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, कॉमन सेंस होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो यहां पे एक स्टेटमेंट देता है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अरिस्टोटल के द्वारा यूज की जाती हैं, और इन टर्मिनोलॉजीज से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है सीवीटी पीजी के अंदर। तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज को रट लेना है, मतलब याद कर लेना है, क्योंकि उसने ग्रीक भाषा के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। जैसे कि वो यूडेमोनिया की बात करता है। यूडेमोनिया का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस होता है, दैट अल्टीमेट गोल एंड हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। सो बेसिकली यूडेमोनिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, अल्टीमेट गोल एंड हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। मतलब कि अल्टीमेट एम क्या है, हमारा हैप्पीनेस है, या फिर हाईएस्ट गुड जो है ह्यूमन बींग्स की क्या है, हैप्पीनेस है। उसके बाद फ्रोनेसिस, फ्रोनेसिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल विजडम। प्रैक्टिकल विजडम मतलब कॉमन सेंस होनी चाहिए। तो बेसिकली कॉमन सेंस के लिए या प्रैक्टिकल विजडम के लिए वो फ्रोनेसिस वर्ड का यूज करता है। उसके बाद इक्लेशिया, इक्लेशिया का मतलब क्या होता है, असेंबली ऑफ डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस, एक ऐसी असेंबली जहां पे डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस होती हैं। और डाइकेस्टेरिया, डाइकेस्टेरिया का मतलब होता है एक तरह का कोर्ट होता है डाइकेस्टेरिया। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे यूडेमोनिया से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ था, ये फ्रोनेसिस से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि यूडेमोनिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। फ्रोनेसिस का मतलब होता है कॉमन सेंस। इक्लेशिया का मतलब होता है डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस की एक असेंबली, और डाइकेस्टेरिया का मतलब होता है कोर्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अरिस्टोटल को खत्म कर देते हैं। अरिस्टोटल को हमने पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आया होगा इस लेक्चर के अंदर। आई वॉज ऑल्सो टू एनर्जेटिक इन दिस लेक्चर, मुझे बहुत मजा आया, आई डोंट नो व्हाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अरिस्टोटल को कवर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट थिंकर को लेके। नेक्स्ट थिंकर कौन है, मैकियावेली। मैकियावेली की हम बात करेंगे। हाँ, एक और चीज मैंने आपको बतानी है। एक और चीज ये है कि अरिस्टोटल ने एथिक्स और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेपरेटेड। क्या किया उसने, एथिक्स और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया। उसने एथिक्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट करने की कोशिश की है, और फिर इसी चीज से मैकियावेली क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए। और मैकियावेली ने क्या किया, फिर एथिक्स को और पॉलिटिक्स को क्या किया, सेपरेट किया। तो मैकियावेली का मुझे नाम याद आया, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एथिक्स और पॉलिटिक्स को सेपरेट करने का काम किया है अरिस्टोटल ने, और इसी चीज से मैकियावेली इन्फ्लुएंस हुए। और मैकियावेली ने फिर क्या किया, मैकियावेली ने क्या किया मैं तो वो आपको बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। लेकिन मैकियावेली ने फिर एथिक्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया। उसने अपनी प्रिंस किताब लिखी, उसके अंदर उसने रिलीजन को भी सेपरेट किया पॉलिटिक्स से। सो बेसिकली अरिस्टोटल ने एथिक्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया है, और मैकियावेली से इन्फ्लुएंस हुए थे बाद में। तो इस तरीके से हम अरिस्टोटल को यहाँ पे खत्म करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।